बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SD TV। आजकल पॉलिटिकल इम्पास में ना भी कहूँ, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ज़रूर है। इसकी इकोनॉमिक कॉनोटेशंस हैं। पोर्टफोलियो में लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं ऐसे हालात में, और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो चाहते हैं कि वहाँ से लेके उसको सेफ जगह पे किसी पे लेके जाएं, जिससे आपके रिज़र्व के मसले होते हैं। इसके अलावा जब डिमांड आती है तो आपकी करेंसी की जो वैल्यू है ऊपर नीचे जाना शुरू होती है, जिससे डेट की इम्प्लीकेशंस चेंज होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह बिजनेसेस में जब थोड़ा सा लिम्बो आता है तो उसकी रेवेन्यू, कहने का मतलब ये है कि इसकी सिर्फ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं है, इसकी फ़िज़िकल इम्प्लीकेशंस हैं, इसकी मॉनेटरी साइड की बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर जो है वो टिंकर होना शुरू होती है, तो ये गलत नहीं होगा। हमने सोचा कि आज इस पे थोड़ी सी बात की जाए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद अमीन। डॉक्टर साहब, क्या आप शुरू में कोई थोड़ा सा स्टेटमेंट दें फर्स्ट एज अ प्रेमाइस, तो फिर हम इस गुफ्तगू को आगे चलाते हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है आपने बड़ा अच्छा इसको समराइज़ किया है, और अगर मैं आप ही की डिस्कशन को एक फ़िक्रे में समराइज़ कर सकूं, तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है बेसिकली। यही एग्जैक्टली ये आपकी तमाम की तमाम पॉलिसी प्लानिंग्स को, तमाम की तमाम फोरकास्ट्स को, तमाम की तमाम जो आपकी विजन है उस सारे को डिस्टॉर्ट कर देती है। सो मुझे लगता है कि हमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को एक मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क के तौर पे ही भी देखना चाहिए, जो कि और ये पॉलिटिक्स से बढ़ के इशू है। जो आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, और जैसे आपने कहा इसकी बहुत सारी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होती हैं। एक चीज़ जो मुझे लगता है जो बड़ा हमें क्लैरिटी के साथ समझनी चाहिए कि जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये बड़ा अहम है दो वजहों से, खासकर कि पहली दफ़ा शायद ये हो रहा है कि आपका पॉलिटिकल क्राइसिस और मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस ओवरलैप कर गए हैं। जनरली होता है, अगर आप 2018 का देख लें, क्राइसिस आया हमारे पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। बट हो ये रहा था कि उस वक्त आप एक ट्रांजिशन की तरफ जा रहे थे, एक जो मैंडेट गवर्नमेंट है, जो भी एक नई गवर्नमेंट, फ्रेश गवर्नमेंट मैंडेट लेके आ रही थी, तो उसके लिए बड़ा आसान होता है रिफॉर्म्स को लेना, चीज़ों को लेके चलना। वो एक अनसर्टनिटी मार्केट में कम होती है कि यार अभी गवर्नमेंट आ गई है, जो मैंडेटेड है लोगों से, वो इसको देख रही है। इस दफ़ा क्या हुआ है कि जब आपका पीक पे जा रहा था मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस, आपके रिजर्व जो हैं वो $11 बिलियन के करीब रह गए हैं, रुपया ऑलरेडी 190 के करीब जाने वाला है। जब ये वो वक्त था जब हमें एक बहुत स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए थी, इसको जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल इम्बैलेंसेस हैं इकोनॉमिक, उनको देखने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम वी आर हैविंग वन ऑफ द मोस्ट सीवियर पॉलिटिकल क्राइसिस। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सिचुएशन जो है वो बड़ी कह लें कि सवेयर है पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी, उस सेंस में कि ये आपका उस वक्त जब आपको बहुत स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए थी, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कोई गवर्नमेंट है नहीं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में देख लें, पंजाब में, वहाँ भी एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। फेडरल गवर्नमेंट पे भी अगर आप देख लें, वहाँ भी एक अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन है। तो ये बड़ा रिस्की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस है, दिस इज़ बाय फार द बिगेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। क्या इसकी आप समझते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्ट, क्योंकि रेवेन्यू तो अगर थोड़ा सा वीक भी हो जाए तो उससे कुछ देर गुजारा होता रहता है, लेकिन करंट अकाउंट पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए एग्जैक्टली हमें सबसे पहला सवाल तो यह था कि कौन करेगा। जो सबसे बड़ा सवाल है, स्टेट बैंक है ना, कुछ तो करेगा। देखिए वो अपना ड्यू पार्ट तो वो करेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट का काम होता है, आपको बायलैटरल, जैसे अगर आपको उस पे जाना है, रोल आउट्स पे जाना है, तो कौन कम्युनिकेट करेगा, वो किस मैंडेट के तहत कम्युनिकेट कर रहा होगा, क्योंकि जो बायलैटरल भी तो ये कन्फ्यूजन एक इंटरनेशनल लेवल पे भी चली हुई है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो हमें इस वक्त इमीडिएट क्लैरिटी चाहिए, वो यही है कि ये जो कन्फ्यूजन है, इसको कम करने की ज़रूरत है। और ये कन्फ्यूजन एक्चुअली पूरी जो रोल ओवर हुआ है किसने किया होगा? व्हाट डू यू थिंक? ज़ाहिर है, देखें जो रोल ओवर्स बैंक होते ने हैं, किया होगा। ज़ाहिर है स्टेट बैंक का एक अपना रोल होता है, लेकिन जो रोल ओवर्स होते हैं वो एक दिन में तो नहीं होते। जो आज रोल ओवर हुआ है या एक हफ्ता पहले रोल ओवर हुआ है, ज़ाहिर है उसकी जो डिस्कशन है 2 ढाई माह 3 माह पहले चली होंगी, तो उससे वो रोल ओवर्स ये जो हुआ दुबई वाला जो है, ये तो यूएई सुना वाला, कि बड़ा क्विकली हुआ है। इसकी ठीक कोई है। पहले डिस्कशन नहीं थी। करंट हालात को कोई बाहर से 2 मुल्कों ने देखा है और एक ने दूसरे से कहा है और उन्होंने रोल ओवर। डू यू थिंक कि ये वाला एक तरह का रिलीफ तो है, बट इज इट सस्टेनेबल? देखिए ये तो फंडामेंटली आपके क्वेश्चन से ही है कि ये एक बड़ा एक सडन सा आपको एक जो शॉक आया उसमें आपको रिलीफ मिला है। तो हमारे पास ये कोई ऐसा कोई सस्टेनेबल उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि जो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो बढ़ता जा रहा है। उसमें ये $2 बिलियन ज़ाहिर असिस्टेंस तो है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं है। आपको अगर इस साल के एंड तक $5 से $6 बिलियन के करीब जो है वो चाहिए होंगे। और एट द सेम टाइम हमने IMF को, अगर आप उसकी जो लास्ट स्टेटमेंट आई है, जो एक क्लैरिफिकेशन सी आई है, अगर हम उसको थोड़ा सा समझ सके तो उसमें 2-3 बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि उनका ये कहना है कि हम ये वेट करेंगे
कि जो नई गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट आती है या जिसके साथ भी हमें नेगोशिएट करना है उसके इंटेंशंस क्या हैं, पर्टिकुलरली ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये इनडायरेक्टली एक कन्वे है कि जो दे वर नॉट सेटिस्फाइड। जो 7th रिव्यू है वो आप कह लें कि वो ऑन हॉल्ट है, टेक्निकली वो अब अवेलेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि जो फंड है उसकी अगर स्टेटमेंट को मैं देख सकूं या मेरे लफ्ज़ों में मैं समझूं कि जो मैं समझा हूं वो ये है कि वो शायद इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि जो आपके पास अगर ये आ जाती है केयर टेकर गवर्नमेंट या जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, उनके पास एक तो पीरियड इतना शॉर्ट है नए इलेक्शंस में जाने का, जो भी डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो कोई जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं जो चाहिए होंगी वो नहीं ले पा रहे होंगे। मसलन दो सिनेरियो पॉसिबल हैं, लेट्स अज्यूम एक आपका सिनेरियो है कि जो पीडीएम एलाइज की गवर्नमेंट है वो आती है, लेट्स सी के डिसीजन इस तरह का होता है, तो वहाँ पे भी वो ज़रूर ये चाहेंगे कि वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जहाँ से उनका जो वोट बैंक है वो मुतासर हो रहा हो। मसलन जो आपकी पेट्रोल और जो एनर्जी प्राइस फ्रीजेज हैं वो नहीं ले पाएंगे, उन्होंने तो कहा है कि ये तो एक तो ये रिस्क है। दूसरा अगर जो लगता है कि लेट्स सी के ये डिसीजन आता है कि नाउ चूँकि डिसीजन हो चुके हैं, लेट्स मूव केयर टेकर और जो एक बात चल रही है टेक्नोक्रेट्स की और उन सारी चीज़ों की, तो वहाँ पे एक और रिस्क है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे स्टेबलाइजेशन की तरफ, जिसका आम आदमी की ज़िंदगी पे जो है वो बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपका जो ये आपने बड़ा सही समराइज इसको किया था कि सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है, जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि हम कितना सक्सेसफुली इन एक्सटर्नल और इंटरनल इम्बैलेंसेस को करेक्ट कर पाते हैं, वो ये होगा कि हम कितनी जल्दी से ये जो एक पॉलिटिकल कन्फ्यूजन आई हुई है इसको क्लियर कर पाते हैं। इधर वे मुझे तो फंड की स्टेटमेंट से जो है वो ये लगता है कि दिस प्रोग्राम विच वाज गिवन इज नो मोर रीनिगोशिएट करेंगे ऑन फंडामेंटल्स, क्योंकि अगर आप देखें तो जीडीपी की जो रेशो या जो प्राइमरी डेफिसिट का हम शुरू में सुनते रहे हैं वो सिचुएशन तो नहीं है अब। देखिए मेरा एग्जैक्टली यही था, जब मैं कर रहा था वो यही था Fiscal कि side जो पे। आप जब भी किसी भी गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेंगे, तो मैं ये कह रहा था किसी दिन और जगह बात हो रही थी कि शायद जो 7th रिव्यू है वो शायद फर्स्ट रिव्यू होगा हाँ, फर्स्ट रिव्यू नेक्स्ट प्रोग्राम का, मे बी दिस इज ए लाइकलीहुड, अच्छा एक बट बात जाहिर है इस पे हमें वेट करना हाँ, पड़ेगा कि क्या चीज़ें उसमें। जस्ट मैं पैराफ्री पे, डू यू थिंक कि हमें अब प्रोग्राम लेवल का लंबा आईएमएफ का प्रोग्राम चाहिए होगा या व्हाट डू यू सजेस्ट देन? देखिए एट दिस मोमेंट ऑफ रियली मुश्किल है कहना, लेकिन मैं हमेशा से ये लिखता आया हूँ कि जब तक हम अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट्स, और हम इकोनॉमिक इंक्लूजन की बेस पे नहीं चलेंगे, तब तक देयर इज नो लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम फॉर लास्ट लॉन्ग आईएमएफ। टर्म है। आप इस अब देखें, आपने फॉर एग्जांपल ये जो है क्या सके ये सर्कुलर डेट है, उसके लिए आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का नेटवर्क जो है बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने, अदरवाइज वो ठीक नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। टैरिफ्स जो हैं उसके आपने जो अपफ्रंट वगैरह वो तो एक लॉन्ग देखिए मैं दो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज नहीं करते तो उन्हें इनका नहीं, मैं उसका नहीं, मैं अभी कोई लॉन्ग तो टर्म long एजेंडा term नहीं बात कह है रहा, ना। मैं उससे एग्री कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे थे ना कि हमें कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। मैं लॉन्ग टर्म से मुराद था कि जैसे पहले कहते थे ना 15 क्वार्टर का, देखिए 10 5 चीज़ें हैं जो किसी भी नई गवर्नमेंट को, जो भी अभी आती है, चाहे वो केयर टेकर आती है, चाहे वो जो भी आती है गवर्नमेंट, उसको 5 चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो लेके चलना पड़ेंगी उसमें। नंबर 1 तो ये है कि उनको बैलेंस रखना पड़ेगा, पॉलिसीज़ जो आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंसेस को करेक्ट करने के लिए हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक एट लार्ज, जो आपका आम आदमी है अब तो खैर बहुत उसको असरात से बचाने के लिए वो जो एक बैलेंस पॉलिसी है वो पहले से होनी चाहिए। किसी भी तरफ अगर एक्सट्रीम टिल्ट होगा हाँ, ठीक है। वो नुकसानदेह दूसरी होगा। चीज दूसरी प्रायोरिटी है आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के अलावा आम आदमी के पास कोई और उसके पास को बहुत ज़्यादा जरिया नहीं है रिलीफ पहुंचाने का। तीसरी तो पहला जो दूसरा फोकस है वो इस पे होना चाहिए। तीसरा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये रहता है जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो पुरानी गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ को भी डिस्कार्ड करती है। तो मुझे लगता है कि जो सोशल प्रोटेक्शन का जो प्रोग्राम है उसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। मसलन इमीडिएटली करना पड़ेगा। ये वो मेजर्स हैं जो हमें इमीडिएट करना पड़ेंगी। मसलन हम उसमें एक प्रपोजल जो मैं लेके आ रहा हूँ वो ये है कि जो जब आपका एक कंजम्पशन स्मूथिंग का प्रोग्राम है, आप एहसास प्रोग्राम कह लें उसको, बिस्प कह लें, जो भी कह लें, तो उसमें आप क्वार्टरली या 6 मंथली जब पेमेंट्स करते हैं तो आप एक्चुअली उस कंजम्पशन स्मूथिंग को खुद ही डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। तो आने वाली गवर्नमेंट का एक ये एजेंडा हो सकता है, अब ये देखना पड़ेगा कि वो कितना जल्दी से हो सकता है कि वो जो आपकी जो ट्रांसफ़र्स हैं जो एहसास प्रोग्राम के तहत वो मंथली होनी चाहिए। और सबसे अहम जो टारगेट होगा या जो बड़ा मुझे लगता है एक चैलेंज भी होगा गवर्नमेंट के लिए, वो होगा IMF को एंगेज करना। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें किसी सूरत भी
हम आईएमएफ को डिसएंगेज नहीं कर सकते और ना हमें डिसएंगेज करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इससे डिसएग्री करेंगे क्योंकि ये एक अनपॉपुलर वर्जन है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो पॉपुलिज्म है वो ज़रा ज़्यादा बिकता है। अनपॉपुलर इसलिए है कि आईएमएफ जो मेजर्स लेता है क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स वर्क नहीं कर रहे होते ना, तो जो फिजिकल बर्डन है वो आम आदमी से निकाला उसमें जाता है। दो तरीके इस हैं वजह से लोग आईएमएफ का नाम सुन के घबराते हैं। अगर वो इसको जो सोशल प्रोटेक्शन और बैलेंस की आप जो बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, ये अगर आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि लोग आईएमएफ से लोगों को बताया जा सकता है कि आईएमएफ ये सिर्फ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है। मैंने देखें इसीलिए कहा। अच्छा, पांचवी बात पहले बता दें ताकि सम अप हो जाए। पांचवी बात ये है कि जो एक्ट्स हैं, जो पॉलिसी पोजीशंस हैं गवर्नमेंट की, वो हमें शायद अगर फॉर एग्जांपल जो पीडीएमएलआईज की गवर्नमेंट आती है, एज्यूम कर लें, तो बहुत सारी जो पोजीशंस जो हमने अपोजिशन में ली होती हैं हमें उनको रिकंसिडर करना पड़ेगा। और उसमें सरे फहरिस्त है कि जो एसपीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, कोई भी गवर्नमेंट आए उसको इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको इम्प्रूव ज़रूर करना चाहिए, बट इसको कभी भी रोल बैक और उस पर नहीं लेके चलना चाहिए। नहीं, उस पर कुछ डिस्कशंस रही हैं बहुत सारी कि हम इसको करेंगे। दौर में था वो बड़े इंटरेस्टेड थे कि इसको पैग। बट कमिंग बैक टू आईएमएफ, जस्ट एक पॉइंट जो उस पर मैं रखना चाह रहा हूँ, मैंने इसीलिए आईएमएफ की जो एंगेज से पहले 3 चीज़ें बताई हैं वो आम आदमी के उसके फ़ायदे के लिए थी। तो उसमें मुझे लगता है कि आईएमएफ का जो लास्ट इवन प्रोग्राम भी था, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया है सोशल स्पेंडिंग्स को कि आप अपनी सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाएं, हम इस पे नहीं करते हैं, जाहिर है। लेकिन जो आपने प्रायर्स किए होते हैं, जो आपने कमिटमेंट्स की होती हैं, वहाँ पे फिर आपको पूरा उतरना होता है। वो आप कमिटमेंट करने से पहले ज़रूर देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो उसमें मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में कर सकती है वो आईएमएफ के साथ बैठे रीनेगोशिएट करे कि जी ये 2 से 3 जो चीज़ें हैं ये हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंपेंसेट करना पड़ेगा आम आदमी को। ये आपकी जो बाकी प्रायर्स हैं जो बहुत फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल हैं। स्टेट बैंक का आपने जिक्र किया तो मैं उससे डू यू थिंक, मुझे तो लगता है कि रोल बैक इसको करना पॉसिबल नहीं होगा, मुझे ये लगता है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। मैं और आप प्रोग्राम करते रहे हैं पहले भी कि इसको पैग नहीं करना चाहिए। अब प्रूव हो गया है कि जो हमने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर इसे पैग करने में ज़ाया किए वो ज़ाया भी हो गए और रुपया फिर वहीं पहुँच गया जहाँ उसने पहुँचना था। ये भी साबित हो गया है कि इंडिया का हमसे कम इसलिए स्लाइड हुआ है कि उन्होंने पहले पैग नहीं था किया, वो नीचे आ रहा था। तो ये 2-3 जो एविडेंसेस आई हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी, बेशक डार साहब भी आ जाए या कोई भी आ जाए तो इसको वो पैग कर सके। तो ये रिस्क तो मेरा नहीं ख्याल कि रियल है ये रिस्क। देखें, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं, जो आपकी पॉलिसी प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो परसिस्टेंट भी होती हैं, थोड़ा सा टाइम लेती हैं चेंज करने में। शायद इस अभी अगर मौजूदा लम्हे में हम देखें तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम रुपए को आर्टिफिशियली होल्ड कर सकें। कोई करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाए। पैसे कहाँ से आपके रिजर्व्स 2 माह के टोटल इंपोर्ट्स के बिल के रह गए हुए हैं, तो वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये रिस्क रहता है कि ग्रेजुअली हम दोबारा उसी पॉलिसी की तरफ ना जा पा रहे हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये लेसन है कि हम कभी सीखते नहीं। और फिर वैसे भी जैसे हम बीच में जिक्र कर रहे थे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो है हमें वो अपनी ओरिएंटेशन बदलनी है, तो अगर हम पैग रखेंगे तो वो तो इम्पोर्ट होती रहेगी। एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट हम कर ही नहीं पाएंगे। और अभी जो एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ी है, शायद उसकी ये भी एक वजह हो कि हमने वो पैग की जान छोड़ दी है थोड़ी। हाँ, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आया है, उसमें ज़ाहिर है एक रिकवरी का भी इम्पैक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम आखिर पे मैं ये चाहूँगा कि बजाय एक्सप्लेन करने के क्विकली आप 5 चीज़ें एक दफ़ा बता दें कि 1 2 3 4 5। देखें, कोई भी गवर्नमेंट आती है, जो हमारी नई आती है, जो अभी आ रही होगी, इलेक्शन से पहले वाली जो गवर्नमेंट आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो 5 चीज़ें उसको बड़ा क्लियरली करने की ज़रूरत है कि नंबर 1 कि आपको पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से साइड पे रखना पड़ेगा और आपका फोकस आम आदमी होना चाहिए, और जो पॉलिसी है वो बैलेंस मिक्स होनी चाहिए। ये पहली है, इंटरनल और एक्सटर्नल एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। जो दूसरी पॉलिसी है, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट में ये नहीं रहा, उसमें प्रायोरिटी। तीसरा ये है कि आपको जो सोशल प्रोटेक्शन है आम आदमी को कंपनसेट करने के लिए, उस असर से जो आपकी स्टेबलाइजेशन पॉलिसी का आ रहा है उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा सिस्टमैटिक करने की ज़रूरत है। उसमें एक स्टेप ये हो सकता है कि आप मंथली उसको जो है वो कंजम्पशन स्मूथिंग के लिए उसको, ताकि वो कंजम्पशन वाकई ही स्मूथ जो है, वेव एकदम स्पाइक्स ना आए। और आईएमएफ को आपको एंगेज करना पड़ेगा, एंगेज रखना पड़ेगा। वी शुड नॉट लेट दिस प्रोग्राम। पांचवा ये कि स्टेट बैंक की जो लेजिस्लेशन है वो नॉट ओनली स्टेट बैंक, जो अच्छी पॉलिसीज हैं वो किसी भी गवर्नमेंट की हो, उनको रोल बैक जो है वो नहीं होना चाहिए। उनको, हाँ, इम्प्रूवमेंट का मार्जिन हमेशा रहता है, हम भी समझते हैं कि इस तमाम पॉलिसीज़ में हमेशा होता है, आप उसको इम्प्रूव करें। तो आई थिंक अगर आप ये 4 से 5 चीज़ें लेके चलते हैं तो दे कैन प्रोवाइड ए गुड फंडामेंटल बेस। लेकिन इन सब से ऊपर हमें इस पॉलिटिकल कन्फ्यूजन को
जितना से जल्दी जल्द मुमकिन खत्म हो करना सके इसे चाहिए। ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क जो ये पाकिस्तान को पॉलिटिकल है ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। बिल्कुल ठीक है, ये आपने 5 चीज़ें सुनी और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली 3 चीज़ें तो मैं समझता हूँ आम आदमी भी समझता है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, और जो आप बैरूनी पॉलिसी है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, और स्ट्रक्चर को ऐसे चलाना चाहिए कि ये इम्बैलेंसेस हैं ख़त्म हो। लेकिन बाकी के जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए एडवाइजेज़ हैं। आई होप कि ये जो फ्यूचर के लिए एक वे फॉरवर्ड बताई जा रही है इसको फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही। हो सके तो प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दें ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।